हेलो एवरीवन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने एच पैरामीटर को समझा था। उसके बाद हमने एच पैरामीटर को यूज़ करके और इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना सीखा था। फिर हमने दो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इसके इक्विवेलेंट सर्किट को बनाया था और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। ठीक है, आज हम एच पैरामीटर्स को यूज़ करके किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सर्किट का एनालिसिस करना सीखेंगे। एनालिसिस करने का ये मतलब है कि हम सारी चीज़ों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। लाइक हम सबसे पहले करंट एम्पलीफिकेशन या फिर करंट गेन निकालेंगे, धारा लाभ की वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद हम इनपुट में जो प्रतिबाधा या प्रतिरोध लगा है यानी कि ZI की वैल्यू, इनपुट पर टोटल कितना प्रतिबाधा या प्रतिरोध लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हम वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करेंगे, वोल्टता लाभ को। फिर आउटपुट में कितना रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर शक्ति लाभ को कैलकुलेट करेंगे। यानी इस सर्किट में एच पैरामीटर्स को यूज़ करके हम किन किन चीज़ों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं वो करेंगे और उसे ही हम कहते हैं सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सर्किट दिखा देती हूँ। ये था हमारा एच पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इन चीज़ों को अभी के लिए अगर आप भूल जाएं तो यहाँ पर हमने एक इनपुट का इम्पीडेंस लगाया था, फिर ये एक वोल्टेज सोर्स था, उसके बाद यहाँ पर करंट की वैल्यू थी और ये था हमारा एडमिटेंस। ठीक है, और ये है हमारी करंट I1 और ये है करंट I2। ये एक जनरल सर्किट है, एक व्यापक सर्किट। ठीक है, पहले हम जनरल सर्किट के लिए इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसी के ही अंदर हम कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। सेम चीज़ होगी, सिर्फ अगर ये HI लिख रही हूँ तो कॉमन बेस के लिए HIB हो जाएगा, बाकी पूरा डेरिवेशन एज इट इज़ सेम रहेगा। तो मैं आपको जनरल डेरिवेशन करके बता देती हूँ, फिर हम इसके केसेस को भी देखेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर बाहर से एक वोल्टेज लगा दिया जिसको मैंने माना VS, और बाहर से अगर वोल्टेज लगाया है तो जितना भी बाहर का ये सर्किट है एक्सटर्नल सर्किट, ये कुछ इस तरह से होता है। जो एच पैरामीटर का सर्किट बनाया ना, ये एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर का सर्किट हमने ड्रॉ किया है। इसके बाहर हमने क्या किया है, जो हमारे इनपुट टर्मिनल्स थे वहाँ पर एक वोल्टेज दिया है, इनपुट वोल्टेज, और जब हम वोल्टेज लगा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया RS, ये हमारा स्रोत का रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट कहाँ से लेते हैं हम, एक लोड रेजिस्टेंस लगा करके, तो आउटपुट लेने के लिए मैंने एक ZL नाम का लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, ये होगा हमारा Z इनपुट। यहाँ पर जो टोटल इम्पीडेंस जनरेट होगा वो होगा Z इनपुट प्रतिबाधा और ये होगी Z आउटपुट। तो ये आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। अब ये है वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में, जब वोल्टेज लगाया जाता है तो उसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस, और अगर इसको करंट सोर्स के फॉर्मेट में बनाना हो तो आपको करंट के पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा, इम्पीडेंस। इसको इस तरह से पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टेंस को, जो कि इम्पीडेंस एडमिटेंस का काम करता है, प्रवेश्यता को दर्शाता है। ये सिर्फ सर्किट बनाने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट गेन या फिर करंट एम्पलीफिकेशन AI, धारा लाभ। करंट गेन जिसकी वैल्यू है AI। अब करंट गेन क्या होता है, I2 अपॉन I1, यानी कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट को ही हम गेन कहते हैं। ठीक है, अब I2 की वैल्यू, ये जो मैंने दो इक्वेशन बनाई थी Z पैरामीटर से, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दी है। तो यहाँ से मैं I2 की वैल्यू ले सकती हूँ। I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, HF I1 प्लस H0 V2। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है हमारे पास, I1 है। तो एक बार पहले मैं I2 को लेती हूँ और फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। ये मैं I2 की इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन हमें पता है ये जो V2 है ये किसके बराबर होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, किरचॉफ का लॉ अगर आपने पढ़ा होगा लगाने के हिसाब से, तो अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये यहाँ से जाने वाली जो करंट होगी, यहाँ पर आने वाला जो वोल्टेज होगा V2, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, करंट और रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो रेजिस्टेंस तो ये लोड रेजिस्टेंस है, लेकिन जब करंट यहाँ से घूम करके इसके पास पहुँचेगी, ये वाला पॉजिटिव साइड है तो ये रेजिस्टेंस का भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो करंट जब यहाँ से पहुँचेगी तो ये I2 करंट इसके नेगेटिव से एंटर कर रही है। तो किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो V2 हो जाएगा वो -R2 I2 और R की जगह पर ZL हो जाएगा, यानी V2 किसके बराबर हो जाएगा, -I2 ZL के बराबर। इसका क्या रीज़न है कि ये जो I2 करंट है बाहर वाले सर्किट में लोड रेजिस्टेंस पर नेगेटिव से एंटर कर रही है, इस वजह से ये माइनस का I2 और ZL के बराबर हो जाएगा।
यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो HF(I1) प्लस H0 माइनस का I2 ZL। अब I2 वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ से मैं I2 कॉमन निकालूंगी 1, ये चीज़ नेगेटिव में है, प्लस में आ जाएगी H0 ZL इज इक्वल टू HF(I1). अब हमें पता है करंट गेन I2/I1 के बराबर होता है, तो I2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, इस I1 को मैं यहाँ डिवाइड में ले आती हूँ और बाकी इस टर्म को भी मैं इस तरफ अपॉन में सेंड कर देती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा I2/I1 इज इक्वल टू HF/1 प्लस H0 ZL। ये होती है हमारी धारा लाभ या करंट गेन की वैल्यू। ये किसके बराबर होती है? AI यानी करंट गेन की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, I2 लिया, उसके अंदर V2 की वैल्यू को पुट किया, फिर I2 वाली टर्म्स को एक तरफ लेके I2 कॉमन ले लिया और I2 के अपॉन में I1 कर दिया, या फिर आप पूरी इक्वेशन को I1 से डिवाइड कर दीजिए, सेम चीज़ मिलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, धारा लाभ या करंट गेन। सेकंड पॉइंट है हमारा वोल्टेज लाभ, वोल्टता लाभ या वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का भी क्या मतलब होगा? गेन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये V है, यानी V2/V1। ठीक है, अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली H पैरामीटर वाली, उससे हमारे पास V1 की वैल्यू है। V1 की वैल्यू क्या है? HI(I1) HR(V2). ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। V2 की वैल्यू है हमारे पास, अब भी हमने कैलकुलेट किया, माइनस का I2 ZL, तो इसको मैं लिख लेती हूँ माइनस का I2 ZL अपॉन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ V1। ठीक है, अब ये जो I2 है, यहाँ पर देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया है, I2/I1 इज इक्वल टू AI। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AI इंटू I1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस का I2 ZL अपॉन, सॉरी I2 की जगह पर तो हमें वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का AI फिर I1 इंटू ZL अपॉन V1। ठीक है, और I1 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो हमें मिलेगा, ये देखिए यहाँ से मैं डिवाइड करूँगी तो ऊपर से हो जाएगा माइनस का AI इंटू ZL, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, और V1 के अपॉन में जब मैं I1 करूँगी तो V/I क्या होता है? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का AI ZL अपॉन इनपुट इम्पिडेंस ZI या इनपुट रेजिस्टेंस ZI। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये पोटेंशियल गेन AV की वैल्यू हो गई। अब मेरे पास AI की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट कर चुकी हूँ, और ZI हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ZI मतलब इनपुट का इम्पिडेंस या इनपुट पर लगने वाला रेजिस्टेंस, इसको भी मैं कैलकुलेट कर लूँगी। फिर दोनों चीज़ों को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनपुट का इम्पिडेंस निकाल लेती हूँ। इनपुट का इम्पिडेंस यानी कि कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस, तो हम एक बार ओम्स लॉ लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V/I। अब इसको मैं इम्पिडेंस के टर्म्स में लिख रही हूँ, यानी कि ZI लिखूँगी, और इनपुट के लिए निकाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा I1। अब जो हमने H पैरामीटर्स की वैल्यू लिखी थी, H पैरामीटर की इक्वेशंस जो हमने लिखी थी, ये थी V1 और I2। तो यहाँ से मैं V1 लिख लेती हूँ HI(I1) प्लस HR(V2)। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है? V1 को I1 से डिवाइड करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को जब मैं I1 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो HI यहाँ बनेगा HR(V2) अपॉन I1। ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब हम जानते हैं कि V2 जो होता है, अब भी हमने पीछे निकाला था, V2 था हमारा माइनस का I2 इंटू ZL। ठीक है, और इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, तो इससे मुझे मिलेगा HI प्लस HR। V2 की जगह पर मुझे मिलेगा I2 ZL
अपॉन I1। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे मिलेगा HI माइनस HR ZL I2 अपॉन I1। अब ये जो I2 अपॉन I1 था ये AI के बराबर था। ये क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट किसके बराबर होता है, करंट गेन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा HI माइनस HR ZL इंटू AI। यहाँ पर मैं लिख लूँगी I2 अपॉन I1 जो होता है वो करंट गेन के बराबर होता है। तो ये मिली मुझे ZI की वैल्यू। ठीक है, ये मुझे मिली ZI की वैल्यू। अब मैं लास्ट एक स्टेप और कर सकती हूँ कि AI जो मैंने कैलकुलेट किया है, AI कितना कैलकुलेट किया है, HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL, वो यहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। तो मुझे मिलेगा ZI इज़ इक्वल टू HI माइनस HR ZL, क्या मिलेगा, HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL। दैट्स इट, ये हो गई हमारी ZI की वैल्यू H पैरामीटर्स के टर्म में। मुझे और कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, सिर्फ H पैरामीटर और लोड रेजिस्टेंस अलाउड है, बाकी कोई भी चीज़ हम इन इक्वेशंस में नहीं रख सकते जब हम H पैरामीटर को यूज़ करके अपने सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं। अब जनरली जो ये टर्म है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो नेग्लिजिबल होती है, नियर टू ज़ीरो होती है। तो हमारा ZI जो होता है वो जनरली HI के ही क्या होता है, बराबर निकल करके आता है। पर आपको एग्ज़ाम में इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करना है। अब जो हम अपना सेकेंड वाला कर रहे थे AV, हमने क्या निकाला था, जो वोल्टेज गेन हमने निकाला था उसको अब हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। वोल्टेज गेन हमने फाइनल इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, AV इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, माइनस AI इंटू ZL अपॉन ZI। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ H पैरामीटर और लोड रेजिस्टेंस के अलावा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। तो हमें यहाँ पर AI की वैल्यू रखनी पड़ेगी और ZI की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ पर AI की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी तो AI इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, AI है HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे हम ZL, और ZI की वैल्यू हमने क्या निकाली है, HI माइनस HR ZL HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL। दोनों तरफ का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर नीचे LCM ले लेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे मिलेगा माइनस HF ZL अपॉन 1 प्लस H0 ZL, यहाँ हो जाएगा HI 1 प्लस H0 ZL माइनस HR ZL HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी तो मुझे मिलेगा माइनस HF ZL अपॉन, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी, HI इंटू 1 HI H0 ZL माइनस HR HF ZL। दोनों में से ZL को कॉमन ले लेंगे, HI H0 माइनस HR HF। ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगा, इस चीज़ को मैं मान लेती हूँ डेल H। ठीक है, इतनी बड़ी टर्म लिखने से अच्छा है मैं एक छोटी सी टर्म लिख लेती हूँ डेल H। तो यहाँ से मुझे ये मिलेगी डेल H इंटू ZL, ये मिलेगी मुझे वोल्टेज गेन की वैल्यू। तो तीन टर्म्स को हमने कैलकुलेट कर लिया है। पहला हमने निकाला था वो करंट गेन जो कि इसके बराबर आया था, दूसरा हमने निकाला था वोल्टेज गेन जो मैंने यहाँ पर फाइनली सॉल्व किया तो इसके बराबर आया, और तीसरा हमने निकाला है इनपुट इम्पीडेंस।